गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का अध्ययन किया था। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड एक ही बात है। इस बीजांड के अंदर जो इसके मुख्य भाग होते हैं 5 भाग, उनका अपन ने अध्ययन किया था। वो 5 भाग जैसे कि बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार, अध्यावरण और बीजांड काय और अंत में एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश। यानी कि बीजांड व्रंत फ्यूनिकल, फिर बीजांड द्वार माइक्रोपाइल और अध्यावरण इंटेगुमेंट, बीजांड काय न्यूसिलस और एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश का अध्ययन किया। बीजांड काय का निर्माण यानी कि बीजांड का निर्माण किस प्रकार से होता है, बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश बनता है उस भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण किस तरह से होता है उसका अध्ययन हम आज करेंगे। सबसे पहले तो जो गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और गुरु बीजाणु से फिर मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक बनता है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस तरह से होता है हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो पहले हमें गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया के दौरान गुरु बीजाणु का निर्माण करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यह गुरु बीजाणु जनन बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अपन ने कुछ दिन पहले की क्लास के अंदर लघु बीजाणु जनन पढ़ा था। लघु बीजाणु जनन के तरह ही गुरु बीजाणु जनन भी है। थोड़ा बहुत अंतर है, वो अंतर आपको नोट्स भेजे गए हैं, उन नोट्स को पढ़ करके आप अंतर खुद भी देख सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में कितना अंतर है। बाकी बहुत कुछ सिमिलरिटीज हैं लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के अंदर। तो हम आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हमारा गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन होता है। तो जब बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, यहाँ पर जो डायग्राम बने हुए हैं, ऊपर के 3 चित्र बने हुए हैं A, B, C, वो तीनों चित्र बीजांड काय के दे रखे हैं। इनके बाहर अध्यावरण होते हैं, वो नहीं दिखाए हैं। नीचे के चित्रों में दोनों में पूरा बीजांड दिखा रखा है, परंतु यहाँ पर भी एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश नहीं है। अगले स्टेप में हम भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले जब बीजांड का निर्माण हो रहा होता है यानी कि बीजांड गुरु बीजाणु जनन के दौरान किस प्रकार से, पहले तो हम गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा देखते हैं। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, तो देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी, मेगा स्पोर मदर सेल। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल, शॉर्ट में इसे MMC भी बोलते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि द्विगुणित होती है, 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। इस द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और 4 क्यों बनते हैं, क्योंकि मियोसिस डिवीजन जो है वो 2 बार होता है, फर्स्ट और सेकंड। जब पहली बार कोशिका बटेगी तो 2 बनेगी, दोबारा से कोशिका या केंद्रक बटेंगे तो 4 केंद्रकों का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है या केंद्रकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मियोसिस डिवीजन के द्वारा
एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है और इस गुरु बीजाणु के जो चरण हैं, जो पद हैं, वो बोर्ड के ऊपर स्पष्ट रूप से बनाए हुए हैं। हम इन चरणों के माध्यम से अध्ययन करते हैं गुरु बीजाणु जनन का। तो जब बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, लगभग लघु बीजाणु जनन की तरह ही है। तो जब बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, यानी पुष्प के अंदर बीजांड जब बनता है, अंडाशय के अंदर बीजांड जब बनता है, प्रारंभिक जो प्रक्रिया होती है, प्रारंभिक जो विकास की प्रारंभिक स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है, उस समय जब बीजांड बन रहा होता है, तब बीजांड काय के अधिचरम की, बीजांड काय की अधिचरम के ठीक नीचे वाली कोई हाइपोडर्मल कोशिका, हाइपोडर्मल कोशिका यानी कि अधस्त्वक कोशिका, अधस्त्वक कोशिका भी बोल देते हैं। जब बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, उस समय बीजांड काय के अधिचरम के ठीक नीचे की कोशिका, ठीक नीचे की कोई हाइपोडर्मल कोशिका, कोई अधस्त्वक कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। अन्य कोशिकाओं से यह कुछ बड़ी हो जाती है। इसमें कोशिका द्रव, जीव द्रव की मात्रा ज्यादा होती है, सघन जीव द्रव इसके अंदर होता है। तो उस कोशिका को, जो हाइपोडर्मल कोशिका बीजांड काय के अधिचरम के ठीक नीचे की हाइपोडर्मल कोशिका जो आकार में वृद्धि कर लेती है, उस आकार वृद्धि करने वाली कोशिका को प्रपशु कोशिका कहते हैं। ये एक स्टार्टिंग कोशिका होती है, प्रपशु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं, प्रपशु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती है, जो हाइपोडर्मल सेल होती है, आकार में कुछ वृद्धि कर लेती है, सघन जीव द्रव्य उसके अंदर होता है, और उस कोशिका को प्रपशु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। सेकंड स्टेज ये है प्रपशु कोशिका जो वृद्धि की हुई है। हम बी भी पढ़ चुके साथ साथ में। अब अपन सी पॉइंट पे आते हैं, सी डायग्राम उस पर आते हैं। अब यह आर्कीस्पोरियल सेल, यह प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह प्रपशु कोशिका, यह आर्कीस्पोरियल सेल परिणत विभाजन के द्वारा, यानी कि बराबर भागों में बट जाती है, परिणत विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें से एक कोशिका जो बीजांड काय की अधिचरम की ओर, या यूं कहें बीजांड काय से बाहर की ओर है, बीजांड काय की भित्ति की ओर है, उस कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कहा जाता है। दूसरी कोशिका जो बीजांड काय के अंदर की ओर बनती है, उस कोशिका को प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं, प्राइमरी जर्मिनल सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से परिणत विभाजन के द्वारा प्रपशु कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें से एक कोशिका जो अधिचरम की तरफ होती है या बीजांड काय की भित्ति की ओर होती है, उसे प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी जो अंदर की ओर होती है उसे प्राथमिक जनन कोशिका या प्राइमरी जर्मिनल सेल कहते हैं। अब यहाँ पर प्राथमिक जनन कोशिका पर तीर का निशान लगा करके मैंने लिख रखा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका।
इसमें अब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अपन अब अगले इसी के अंदर और वर्णन देखते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राय विभाजित नहीं होती है, कि प्राय प्राथमिक भित्ति कोशिका अविभाजित रहती है, परंतु प्राथमिक जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि MMC की तरह कार्य करती है, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राय अविभाजित रहती है, परंतु प्राथमिक जनन कोशिका आगे चल करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है, जो कि द्विगुणित होती है, 2n होती है। इस प्रकार से जो प्राथमिक बीजाणु जन या प्राथमिक जनन कोशिका है या प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका बोल देते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, तो वो आगे चल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। इसके बाद में अपना आते हैं चित्र डी पर। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि द्विगुणित है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि द्विगुणित होती है, 2n होती है। द्विगुणित यानी कि गुणित संख्या उसमें 2n है, द्विगुणित होती है। ये 2n कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि 2n है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अब क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा पहले, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा और इससे दो कोशिकाएं बनेंगी, दोनों कोशिकाएं समान आकार में और इनमें गुणसूत्र जो है यानी कि इनकी जो सूत्र गुणिका है वो हैप्लॉइड होंगे, n होंगे, अगुणित होंगे। इस तरह से मेगा स्पोर मदर सेल में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद में मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन 2 बार होता है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जब होगा तो दोनों कोशिकाओं के अंदर चलेगा और इस प्रकार से दोनों कोशिकाएं फिर से डिवाइड हो जाएंगी और यह लगभग समसूत्री के समान ही होता है। इसलिए इसमें अब 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये 4 जो केंद्रक बनेंगे, ये कोशिकाएं केंद्रक बनेंगे, ये चारों केंद्रक एक रेखिक क्रम में, एक लीनियर शेप में, यहाँ पर देखिए डी के अंदर ये 4 बन गए। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है वो तो विभाजित नहीं होती है, लेकिन सिर्फ प्राथमिक जनन कोशिका विभाजित होती है जो कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 कोशिकाओं का 4 केंद्रों का निर्माण करती है, इन्हें गुरु बीजाणु कहते हैं। ये चारों गुरु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में, एक टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं गुरु बीजाणु चतुष्क, ये 4 गुरु बीजाणु है, एक लीनियर साइज में, लीनियर शेप में व्यवस्थित रहते हैं, रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये चारों गुरु बीजाणु एक रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। आगे चलते हैं हम चित्र ई के ऊपर। चतुष्क के चारों गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो कि बीजांड द्वार की तरफ होते हैं। चतुष्क के 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो कि बीजांड की तरफ होते हैं वो अक्रिय गुरु बीजाणु होते हैं, जो कि नष्ट हो जाते हैं। अक्रिय गुरु बीजाणु होते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर होता है, ऊपर निभाग होता है। इससे पहले वाले वीडियो पर ने पढ़ा भी था कि बीजांड द्वार के ठीक विपरीत क्या होता है, चैलेजा या निभाग होता है। तो निभाग की ओर का एक जो गुरु बीजाणु है
वो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। तो बनने वाले 4 चतुष्क में से 3 गुरु बीजाणु जो कि बीजांड द्वारी सिरे की तरफ होते हैं वो अक्रिय गुरु बीजाणु कहलाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है जो कि निभाग की ओर होता है। नष्ट हुए 3 गुरु बीजाणुओं का उपयोग इनके कोशिका द्रव्य का, इनके जीव द्रव्य का उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा भोजन के रूप में कर लिया जाता है। नष्ट हुए 3 गुरु बीजाणुओं का उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणुओं के द्वारा भोजन के रूप में कर लिया जाता है। इस प्रकार से बीजांड काय के अंदर की तरफ केवल एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है। यह सक्रिय गुरु बीजाणु ही आगे चल करके क्रियाशील जो सक्रिय गुरु बीजाणु है या सक्रिय गुरु बीजाणु है वृद्धि करके भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिएगा, अब भी यहाँ पर भ्रूण कोश नहीं है। वो जो पहली वीडियो में बताया था आपको, बीजांड के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रीय की अवस्था यहाँ पर अब भी नहीं है। मात्र ये एक अकेला गुरु बीजाणु 7 कोशिका और 8 केंद्रीय के संरचना का निर्माण करेगा और वह 7 कोशिका और 8 केंद्रीय की संरचना ही भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है। तो इस प्रकार से इन अवस्थाओं के अंतर्गत गुरु बीजाणु का जनन या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, एक बार फिर से शॉर्ट में संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले जब बीजांड का निर्माण हो रहा होता है उस समय बीजांड काय के अधिचरण के ठीक नीचे की कोई कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, सघन जीव द्रव्य वाली होती है। तो इस हाइपोडर्मल कोशिका जो सघन जीव द्रव्य वाली होती है, इस हाइपोडर्मल कोशिका को आर्किस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका कहते हैं। यह प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिका जो बाहर की तरफ होती है या बीजांड काय की भित्ति की ओर होती है उसे प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है उसे प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका या प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राय अविभाजित होती है, परंतु प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। और यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो कि ये चारों अगुणित गुरु बीजाणु एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की सिरे की तरफ होते हैं नष्ट हो जाते हैं, अक्रियाशील होते हैं। सिर्फ एक गुरु बीजाणु जो कि निभाग की ओर होता है वो क्रियाशील गुरु बीजाणु कहलाता है, वही बचता है। नष्ट हुए 3 गुरु बीजाणुओं का भोजन, नष्ट हुए 3 गुरु बीजाणुओं का उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा भोजन के रूप में कर लिया जाता है। इस प्रकार सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद बनाने वाली एक कोशिका होती है। सक्रिय क्रियाशील गुरु बीजाणु ही वृद्धि करके आगे चल करके भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो हम इसके बाद में अब पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके एक क्रियाशील गुरु बीजाणु के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस तरह से होता है उसको दर्शाता हुआ ये बोर्ड पर सामने चित्र है। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु जो कि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान बना है, वो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु के द्वारा परिपक्व भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। उसके निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं किस प्रकार से इसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर परिवर्तन होता है और गुरु बीजाणु में परिवर्तन होता है और भ्रूण कोश का निर्माण होता है, इसको दर्शाता हुआ ये चित्र है। सबसे पहले अपन देखते हैं अब कि मादा युग्मकोद्भिद और भ्रूण कोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो जो गुरु बीजाणु
एक क्रियाशील गुरु विजाणु बना था, वो क्रियाशील गुरु विजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। क्रियाशील गुरु विजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, क्योंकि उसी एक क्रियाशील गुरु विजाणु से ही ये मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश बना है। अतः क्रियाशील गुरु विजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। गुरु विजाणु से मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और गुरु विजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। गुरु विजाणु यानी क्रियाशील गुरु विजाणु या गुरु विजाणु से मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण को, मादा युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया को गुरु युग्मक कहते हैं। गुरु युग्मक जनन भी कहते हैं। क्रियाशील गुरु विजाणु के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण को गुरु युग्मक जनन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु युग्मक यानी अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक कहलाती है, इसका निर्माण होता है। अतः इसे गुरु युग्मक जनन भी कहते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, चलिए। सबसे पहले सक्रिय गुरु विजाणु। सबसे पहले सक्रिय गुरु विजाणु बीजांड काय से, क्योंकि इसके बाहर तो बीजांड काय ही था, बीजांड काय के अंदर अपन ने इसको बनाया था। तो सबसे पहले सक्रिय गुरु विजाणु बीजांड काय से भोजन प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि करता है। इसका आकार बढ़ जाता है, आकार वृद्धि करता है। फिर केंद्रक, एक बात का ध्यान रखिएगा कि सक्रिय गुरु विजाणु जो बना था वो अगुणित है, वो अगुणित है। अब इससे कम गुणित नहीं होगा, ये इससे कम नहीं, अब ये अगुणित ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए विभाजन हो रहा है, 2 बन रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8। यहाँ पर होने वाले सक्रिय गुरु विजाणु में होने वाले सभी विभाजन समसूत्री होंगे। सभी विभाजन समसूत्री प्रकार के, माइटोसिस के प्रकार के विभाजन होंगे। यहाँ पर समसूत्री विभाजन से वृद्धि करने के बाद में केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होगा, समान अगुणित 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा, 2 केंद्रक बनते हैं। ये दोनों केंद्रक अब क्या करेंगे, अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। बीजांड के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, एक बीजांड द्वारी सिरा होता है, एक निभागी सिरा होता है। तो दोनों सिरों की ओर ये दोनों केंद्रक, एक एक केंद्रक चला जाता है। और ध्रुव पर जाने के बाद अब इनमें फिर से 2 बार, कितनी बार, 2 बार समसूत्री विभाजन ही होगा। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद इनमें 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। इस कोशिका में, इस केंद्रक में 1 बार विभाजन हुआ, 2 बन गए। इसमें विभाजन हुआ तो 2 बन गए। 1 बार हो गया, 2 बार लिख रखा है, 2 बार समसूत्री विभाजन होगा। अब इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर 2 से 4 और यहाँ पर भी 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से यह 8 केंद्रकों युक्त कोशिका बन जाएगी। 8 केंद्रकों युक्त ये संरचना बन जाएगी। 2 बार समसूत्री विभाजन होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। पहला विभाजन यहाँ होता है, 2 केंद्रक बनते हैं, दोनों अपने ध्रुव पर जाने के बाद फिर 2 बार विभाजन होता है। 1 बार विभाजन होता है 2 कोशिका, दोबारा विभाजन होता है 4 केंद्रक बन जाते हैं, कोशिका नहीं 4 केंद्रक बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 4 + 4 केंद्रकों की स्थिति आ जाती है। 4 + 4 केंद्रकों की स्थिति आ जाती है। इसके बाद में क्या होता है, ध्रुवों पर उपस्थित 4 + 4 केंद्रकों में से, ध्रुवों पर उपस्थित 4 + 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक, दोनों में से एक केंद्रक चल करके मध्य में आ जाता है। केंद्रक मध्य क्षेत्र की ओर गमन करना प्रारंभ कर देता है और मध्य क्षेत्र में पहुंचने वाले इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियस
या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपके सामने जो बीजांड का डायग्राम था वहां पर ध्रुवीय केंद्रक था। मैंने कहा था कि बताएंगे कि ध्रुवीय केंद्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही केंद्रक ध्रुवों से चल करके आते हैं, अपने अपने ध्रुवों से एक एक केंद्र चलकर आते हैं। देखिए 4 थे, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ भी 4 थे, यहाँ 3 हो गए। तो दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य क्षेत्र की ओर गमन करता है। मध्य क्षेत्र की ओर गमन करने वाले इन केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। बाद में ये दोनों केंद्रक आपस में संगलित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं और ये अवस्था द्विगुणित स्थिति में आ जाते हैं। द्वितीय केंद्र का निर्माण करेंगे और बीच में बनने वाली यह कोशिका केंद्रीय कोशिका भी कहलाती है। तो इस प्रकार से दोनों ओर से, दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्र मध्य क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। गमन करने वाले ये केंद्रक ध्रुवीय केंद्र कहलाते हैं। इस प्रकार 8 केंद्रकों में से प्रत्येक ध्रुव पर अब 3+3 की स्थिति रह जाती है। 8 केंद्रकों में से अब प्रत्येक ध्रुव पर कितने रह गए? 3+3, क्योंकि एक एक केंद्र क्या हुआ, ध्रुव से गति करके बीच में केंद्र में आ गया, इसलिए अब 3+3 की अवस्था ही रह जाती है। अब प्रत्येक केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति एकत्रित हो जाती है और सघन हो जाता है। कोशिका द्रव्य एकत्रित होकर सघन हो जाता है और इस प्रकार से 3 कोशिकाएं एक तरफ और 3 कोशिकाएं एक तरफ बन जाती हैं और कुल देखा जाए तो 7 कोशिकाएं, सभी कोशिकाओं के चारों ओर सघन कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 3 कोशिका यहाँ, 3 कोशिका यहाँ और 1 कोशिका बीच में निर्माण होती है। तो इस तरह से 7 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन 7 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं अब अपन आते हैं अपने डायग्राम जी पर। परिपक्व भ्रूण कोश का अध्ययन पहले भी कर चुके हैं। इन 7 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो निभागी क्षेत्र की ओर होती है, जो निभाग की ओर होती है, उन्हें प्रतिध्रुवी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं। निभागी क्षेत्र की 3 कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका भी कहा जाता है। इसके अलावा 3 कोशिकाएं जो कि बीजांड द्वारी सिरे की ओर होती हैं, बीजांड द्वारी सिरे की तरफ की 3 कोशिकाओं को अंड समुच्चय या एग एपरेटस कहते हैं। अंड समुच्चय या एग एपरेटस कहते हैं। अंड समुच्चय की एक कोशिका नाशपाती के आकार की बड़ी कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं और इस एग सेल अंड समुच्चय के पार्श्व में, अंड समुच्चय के बगलों में जो छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहा जाता है। सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहते हैं। सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका कहा जाता है जो अंड समुच्चय के पार्श्व में छोटी कोशिकाएं होती हैं उनमें। सहायक कोशिकाओं के अंदर ही तंतुरूप समुच्चय भी होते हैं। सहायक कोशिकाओं के अंदर तंतुरूप समुच्चय पाए जाते हैं। इन तंतुरूप समुच्चयों में से होकर के पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश भी करती है। तो सहायक नीचे की तो 3 कोशिकाएं होती है, उनमें से एक कोशिका जो बड़े आकार की होती है, नाशपाती के आकार की होती है, अंड कोशिका कहलाती है, यही मादा युग्मक होती है। और जो पार्श्व की जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहते हैं। एग सेल ध्यान रखिएगा मादा युग्मक होती है, अंड कोशिका मादा युग्मक होती है जो कि संलयन के बाद में बीज भ्रूण का निर्माण करने के लिए आवश्यक होती है। एक कोशिका जो केंद्र में होती है, बीच में होती है, एक कोशिका जो केंद्र में होती है उसे द्वितीयक केंद्र भी कहते हैं। इस प्रकार से 8 केंद्र किए और 7 कोशिकीय अवस्था को ही भ्रूण कोश या मादा युग्मक कहते हैं। 8 केंद्र किए, 1 2
1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्र किए, 7 कोशिकीय, 3 कोशिकाएं ये है, 3 ये है, एक बीच में है, 7 कोशिकीय अवस्था को ये मादा युग्मकोश विधि या भ्रूणकोश कहते हैं। हो गया मादा युग्मकोश विधि का परिवर्धन। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, मादा युग्मक का निर्माण हो गया। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने नर युग्मक का निर्माण कर लिया, यानी कि नर युग्मकोश विधि का निर्माण कर लिया, जिसके अंदर पराग नलिका में परागकण, परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाता है। पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, वहां नर युग्मक बन गए, यहाँ मादा युग्मक बन गए। अब क्या होगा, पुष्प है, ये फ्लावर है, फूल है, पादप है, तो पादप के अंदर नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। तो अब नर युग्मक यानी परागकण, जो परागकण है वो परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा, तो वर्तिकाग्र तक परागकण का पहुंचना परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकण का परागकोश से मुक्त होकर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखा होता है कि वे अपनी जाति के परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, सेम जाति के। तो परागण प्रक्रिया के द्वारा, पोलिनेशन प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेगा। इससे अगली क्लास के अंदर अब अपन परागण के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। परागण क्या है, परागण क्या प्रक्रिया है, परागण के प्रकार क्या है, स्वयं परागण, परपरागण, परागण के लिए अभिकर्मक क्या है, मीडिएटर्स क्या है, माध्यम क्या है, कौन क्या क्या जीव या किस किस के द्वारा परागण प्रक्रिया होता है, जैसे कि कीटों के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा। इस प्रकार से हम परागण के अभिकर्मकों का अध्ययन करेंगे, परागण के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, स्वयं परागण, पर परागण के लिए क्या बाध्यताएं हैं, क्या अनुकूलताएं हैं पादपों के अंदर कि स्वयं परागण ही हो, क्या अनुकूलताएं हैं कि पर परागण ही हो। तो इस प्रकार से परागण का अध्ययन करेंगे। परागण प्रक्रिया के द्वारा अपन नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाएंगे। और जब परागण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब परागण पूरा पढ़ लेंगे, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच जाएगा, तो आपस में संलयन होगा, वो उसका निषेचन प्रक्रिया होगी, तो उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही है। आज 2 टॉपिक हुए हैं अपने, पहला गुरु विषाणु जनन, दूसरा मादा युग्मकोश विधि का परिवर्धन। अगली क्लास के